नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ग्लोकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम NMMS एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं इतिहास के, उनके बारे में देखेंगे। जो मॉडल पेपर जो पिछली साल क्वेश्चन आए थे उस एग्ज़ाम में कौन से 35 क्वेश्चन, उनके बारे में आज पढ़ाई करेंगे, देखेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हेरोडोटस कौन था? तो आप लोगों को पता है कि नहीं हेरोडोटस कौन था? तो हेरोडोटस जो है एक इतिहासकार था। क्या था? इतिहासकार था। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक ने अधोलिखित किस शताब्दी में शासन किया था? तो सम्राट अशोक के बारे में आप लोग जानते होंगे। मौर्य वंश के महान सम्राट थे। तो उन्होंने किस वंश में शासन किया था? तो उन्होंने 272 से लेकर 232 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था। ठीक, तो 272 से 232 ईसा पूर्व किस शताब्दी में आएगा? तो तीसरी शताब्दी में आएगा। तो आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। वाराणसी अधोलिखित किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन काल में महाजनपद होते थे। तो वाराणसी जो है काशी महाजनपद की राजधानी थी। किस महाजनपद? काशी महाजनपद। और आप लोग जानते होंगे कि वाराणसी को काशी के नाम से आज भी जाना जाता है। और एक चीज़ जान लेंगे कि सारनाथ है वाराणसी के बगल, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से जानते हैं। पुराने समय में सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में व्यापार करने हेतु सर्वप्रथम अधोलिखित में से कौन भारत में आए? तो भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अंग्रेज नहीं होगा, पुर्तगाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना अधोलिखित में से किसने की? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना, बहुत सारे समाज की स्थापना हुई थी, तो उसमें एक समाज है ब्रह्मा समाज। तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ध्यान देंगे कब? 1828 में। जितने भी संस्थाएं बनी हैं या कोई समाज स्थापित हुआ है तो उसके बारे में क्वेश्चन को ज़रूर हम ध्यान दे लेंगे। वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो गुलाम वंश का अधोलिखित में से संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को पता होगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर कब तक? 1210 तक जो है गुलाम वंश का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों चला। इसके बाद इल्तुतमिश आ गया। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक में तब कौन होगा? इल्तुतमिश। लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक केवल पूछा जाएगा तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको लाख बख्श भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आप लोग जानते होंगे कि कहाँ है? अजमेर में है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक, अजमेर किस राज्य में है? तो अजमेर राजस्थान राज्य में है। आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में से किसने परिवर्तित की? तो कौन सा शासक था जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित किया? तो आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया, जिसको उस ज़माने में देवगिरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देवगिरी। और इसके बाद जो है उसकी यह व्यवस्था असफल हो गई, जिसके कारण से उसने पुनः राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली की ओर फिर लेके आया। ठीक, अंग्रेज लोग भी राजधानी को इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। तो वो ठंडी के समय में राजधानी हमारी दिल्ली बनी रहती थी, और गर्मियों के समय में अंग्रेज लोग राजधानी को कहाँ लेकर चले जाते थे? गर्मी के समय राजधानी को शिमला लेकर चले जाते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि अंग्रेजों की राजधानी गर्मी के समय कौन सी जगह होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन अधोलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन नंबर सी 1942 में प्राप्त हुआ। कब? 9 अगस्त 1942। ठीक, और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट और ये है कि इसको अगस्त आंदोलन भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी जी ने। कब दिया?
तो महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध पूछा जाएगा तो 1556 में अकबर की सेना और हेमू के बीच, या अकबर और हेमू के बीच। तीसरा जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का उद्भव अधोलिखित में से किस काल में हुआ? तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो ऐसा किस काल में हुआ हीनयान महायान? तो गुप्त काल में जो है मौर्य वंश की, बौद्ध वंश की जो शाखाएं थी दो भागों में विभाजित हो गई, महायान और हीनयान। या ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध वंश की शाखाएं दो भागों में विभाजित हो गई, एक का नाम महायान है तो दूसरे का नाम क्या है? तो हीनयान होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जीएमटी से क्या तात्पर्य है? यानी जीएमटी का फुल फॉर्म यहाँ पूछ रहा है, तो जीएमटी का तात्पर्य है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक जगह है, कहाँ? लंदन शहर में ग्रीनविच एक जगह है जहाँ से जो है 0 अंश जो है देशांतर रेखा जो है जाती है, 0 अंश देशांतर रेखा ऐसे जाती है यहाँ लंदन शहर में ग्रीनविच जगह से, ग्रीनविच वेधशाला से, इसलिए इसका नाम हो गया जीएमटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी बहुत सारे पढ़ाई होती है, सभी पढ़ाइयों का अलग अलग नाम है। ठीक, तो सभी का अध्ययन का अलग अलग नाम है, तो उसी तरह चंद्रमा का अगर अध्ययन करेंगे तो उसका क्या नाम होगा? तो उसका नाम है सेलेनोलॉजी। ठीक, जैसे मीसी कल्चर, पीसी कल्चर, बहुत सारे क्रांतियों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी तरह चंद्रमा की जब पढ़ाई होगी तो सेलेनोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल यानी जगह के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा रूस है, आबादी के मामले में सबसे बड़ा चीन है, भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वां है, आबादी के मामले में भारत दूसरा है, और जल्द ही भारत जो है पहले स्थान पर चीन को पीछे छोड़कर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन देश। ठीक, भारत जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सबसे पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF, ये बहुत सारे एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन टेट में आया है, सुपर टेट में भी आया है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान देंगे कि वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की स्थापना की गई थी सन 1961 में। कब की गई थी? सन 1961 में। अच्छा, इसके बारे में और कुछ जानते हैं? तो पर्यावरण के ये संरक्षण के लिए, अनुसंधान के लिए और रखरखाव के लिए जो है यह काम करता है, यानी पर्यावरण से जुड़ी ये संस्था है। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट में भी पूछा जाता है परिवेश वाले सेक्शन में, पर्यावरण वाले सेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क के कौन कौन से देश सदस्य हैं? सार्क के सदस्य हैं जो भारत है और भारत के पड़ोसी देश। तो उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो भारत के पड़ोसी देशों में सिंगापुर नहीं आता है, यानी भारत से सटा हुआ देश सिंगापुर नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी देश जो है भूटान, नेपाल और मालदीव भारत से सटे हुए हैं, और इसके अलावा और कई देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। कुल मिलाकर जो है 8 देश सार्क के सदस्य हैं। कितने? 8 देश सदस्य हैं। और सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में, मुख्यालय काठमांडू में, सदस्य कुल 8, और इसमें जो भारत से सटे देश हैं वही सदस्य हैं, और यहाँ सिंगापुर भारत से सटा हुआ नहीं है, थोड़ी दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम कौन सा देश सबसे ज़्यादा पैदा करता है? तो इनमें से कनाडा जो है सबसे ज़्यादा यूरेनियम पैदा करता है। यूरेनियम से 2 काम होता है, एक तो परमाणु बम बनाया जाता है
परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत उपयोगी है, परमाणु बम, और दूसरा परमाणु ऊर्जा से इससे क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, तो दो काम है, एक काम है नुकसान वाला, एक फ़ायदे वाला। ठीक, तो बिजली पैदा करना और बम बनाना, दो काम होता है यूरेनियम के माध्यम से। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें जो ऑप्शन दिया है ध्यान से देखेंगे, इनमें से बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा प्रदेश सबसे बड़ा है? तो आज के समय में देखेंगे तो सबसे बड़ा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसमें जो ऑप्शन में दिया है इनमें। ठीक, और अगर एक्चुअल में देखेंगे इन चारों को भी छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। ठीक, लेकिन अगर वो ऑप्शन में दिया नहीं है तो ऐसा ही नहीं हो सकता। तो हमको बताना किसको है, इसको बताना है जो इसमें दिया है। कितना है? 8,248 वर्ग किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल इसका? 8,248 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य है वह कितने देशों की सीमाओं को छूती है? तो 3 देशों की सीमाओं को छूती है। किसको किसको? नंबर 1 भूटान को छूती है, दूसरा नेपाल को भी छूती है थोड़ी सी बंगाल की सीमा, और तीसरा देश है बांग्लादेश। ठीक, क्योंकि बंगाल से ही अलग होकर बांग्लादेश जो है एक नया देश बना है। तो बांग्लादेश जो है पहले पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान जो है बंगाल से ही टूट के बना है। ठीक, फिर उसके बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान नामक देश जो है किस में बदल गया? बांग्लादेश में बदल गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं? तो खारे पानी में कोई वन जिंदा नहीं रह सकता, केवल एक वन जिंदा रह सकता है। वो कौन सा है? वो है मैंग्रोव वन। क्यों? क्योंकि ये समुंदर के किनारे वाले क्षेत्रों में ही ये वन उगते ही हैं, और इनमें खास करके जो है सुंदरी नामक एक वृक्ष उगता है खास करके। और यही सुंदरी वृक्ष कहाँ उगता है? सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा आप लोग जानते होंगे, जब नदियाँ समुद्र के किनारे जाती हैं तो गाद को छोड़ते हुए कई हिस्सों में बढ़ जाती हैं, इस चीज़ को डेल्टा कहते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। तो एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन तैयार हो गया। अगला देखते हैं। कौन से द्वीप समूह सुनामी से 2004 में प्रभावित हुए थे? तो कौन सा द्वीप समूह प्रभावित हुआ था, इसको बताना है हमको। आप लोग सोच लीजिए मन में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सुनामी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 2004 में ये सुनामी आई थी भारत में, और भारत के अड़ोस पड़ोस में कई सारे देशों में इससे बहुत सारा नुकसान हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 21%। सबसे ज़्यादा 78% कौन सी गैस पाई जाती है? 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? तो नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? तो मेयर नगर पालिका का मुखिया होता है, या यहाँ नगर पालिका नहीं देना चाहिए था, नगर पालिका का मुखिया कहा जाता है किसको? नगर पालिका अध्यक्ष को, नगर पालिका अध्यक्ष। ठीक, और मेयर जो है ठीक उसी तरह से होता है, लेकिन मेयर जो है नगर निगम का अध्यक्ष होता है। किसका? नगर निगम का। दोनों मिलती जुलती अलग चीज़ें हैं। नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होता है और नगर पालिका, लेकिन जब दिया रहेगा और प्रधानमंत्री राज्यपाल ये तो हो नहीं सकते, सरपंच हो नहीं सकते, तो यही लगाना है। ठीक, लेकिन जानते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उसके न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो गया था पूरी तरह से। ठीक, तो दोनों चीज़ जानते रहेंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी?
तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। डेट सहित याद कर लेंगे, 15 मार्च 1950, ये सही है ऑप्शन। अच्छा, तो योजना आयोग को आज के समय भी चल रहा है? नहीं, योजना आयोग वर्तमान में ख़त्म हो गया है और इसकी जगह पे 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से कौन सा आयोग शुरू हो गया है? नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? किसके लिए? बच्चों के लिए पूछ रहा है, तो तीनों अलग अलग है, महिला के अलग अलग है, मानवाधिकार के लिए अलग है और बच्चों के लिए अलग है। तो बच्चों वाला कौन सा है? सन 2007 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए मानवाधिकार आयोग की, राष्ट्रीय आयोग की या बाल आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? तो निम्न सदन किसको कहते हैं? एक सेकंड, एक क्वेश्चन छूट गया है। हाँ, सबसे पहले इसको देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी जी ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा, कि अनुच्छेद 17 जो है क्या है? संविधान की आत्मा है, ठीक है। और इसमें लिखा क्या गया है? इसमें लिखा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं कर सकता, यानी कोई भी अगर अस्पृश्यता के बारे में बात कर रहा है तो वह गलत कर रहा है। अस्पृश्यता लागू नहीं है अपने देश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? अभी आपने थोड़े समय पहले पढ़ा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से अपने देश में लागू हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों को श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 300 क में चले जाने के कारण जो है यह मौलिक अधिकार में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? तो निम्न सदन, उच्च सदन, दो सदन है। सदन जो है कितने हैं? दो हैं, ठीक। निम्न उच्च, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन जानते रहेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान जो है एकहरी नागरिकता प्रदान करता है, यानी एक नागरिकता, यानी जो भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है वो किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं बन सकता। अगर वह दूसरे देश का नागरिक बनना चाह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता को छोड़ना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है हमारा संविधान करता है। कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है भारत का संविधान करता है, ठीक। और अनुच्छेद 1932 में ये जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात जो है कही गई है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा। गांधी जी ने अनुच्छेद 17 को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। क्लास समाप्त होने से पहले एक चीज़ ध्यान ये देंगे, क्या ध्यान देना है आप लोग को, कि अगली क्लास जो है किसी न किसी सब्जेक्ट की जो परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे NMMS एग्ज़ाम में, तो उनको जो है ध्यान से हमको देखना है। इससे जो आने वाला एग्ज़ाम है और जो अन्य क्लास के बच्चे हैं जो 6 और 7th के हैं और खास 5th के भी इसमें जोड़ सकते हैं, इन सब के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी इन फ्यूचर एग्ज़ाम देना है और स्कॉलरशिप लेनी है, ठीक है। आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार।